तो आज हम एक हाई बिजनेस ग्रोथ करने वाली ज्वेलरी मैन्युफैक्चर कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। कंपनी का नाम है शांति गोल्ड। इस कंपनी का डिटेल में एनालिसिस करने के लिए इस पूरे डिस्कशन को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्टली हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि एफआई 26 के अंदर इस कंपनी ने अपने बिजनेस की ग्रोथ करने को लेके क्या गाइडेंस दिया था। सेकंड ये देखेंगे कि जो अभी क्वार्टर 4 एफआई 26 के रिजल्ट आए हैं एंड देन एफआई 26 का जो इनका रिजल्ट आया है कंप्लीटली, उसके अंदर इन लोगों ने गाइडेंस को अचीव किया है या फिर नहीं किया है। देन जो इस कंपनी की जो रिसेंट कॉन कॉल हुई है, अर्निंग कॉल हुई है, उसके अंदर कंपनी की मैनेजमेंट ने एफआई 27 के अंदर अपने बिजनेस को किस तरह से ग्रोथ करने का गाइडेंस दिया है एंड फ्यूचर आउटलुक यहाँ पे किस तरह का दिखाई पड़ता है बिजनेस ग्रोथ को लेके। एंड लास्टली इस कंपनी का हम लोग एक वैल्यूएशन एनालिसिस करेंगे एंड ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस कंपनी के अंदर किस तरह की डील यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। तो फर्स्ट पॉइंट पिक करते हैं कि इस कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ से एफआई 26 के लिए क्या ग्रोथ करने का गाइडेंस था। तो आप लोगों को याद होगा कि शांति गोल्ड का जो आईपीओ आया था जुलाई 2025 के अंदर, उस टाइम पे इस कंपनी ने लगभग 360 करोड़ रुपए रेज करे थे, कंप्लीटली फ्रेश इश्यू था। और मैनेजमेंट ने क्या स्मार्ट मूव लिया था, वो वाला मूव आज हमें स्मार्ट लगता है बिकॉज गोल्ड के प्राइसेस ऊपर जा चुके हैं। मैनेजमेंट ने यहाँ पे जो अपने आईपीओ से जो प्रोसीड्स आए थे 360 करोड़ रुपए के आसपास में, उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन गोल्ड परचेज कर लिया था, रो गोल्ड परचेज कर लिया था। एंड आप लोगों को पता ही है उसके बाद में गोल्ड वहां से रैपिडली भाग चुके हैं। लास्ट ईयर जुलाई के आसपास इनका हमारा जो गोल्ड का प्राइस था समथिंग समथिंग 1 लाख रुपए के आसपास में था। एंड करंटली जो गोल्ड का प्राइस भागा है वहां से लगभग 60 से 70% के आसपास यहाँ पे रनअप कर चुका है पिछले 8 10 11 महीने के आसपास में। तो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया था कि एफआई 26 के अंदर हमारा रेवेन्यू यहाँ पे लगभग 1800 करोड़ रुपए से 2000 करोड़ रुपए के आसपास आएगा। एंड साथ में मैनेजमेंट ने ये बोला था कि जो हमने यहाँ पे गोल्ड परचेज किया है आईपीओ के अमाउंट से, उससे हमारे एफआई 26 के अंदर EBITDA मार्जिन थोड़े ज्यादा दिखाई पड़ेंगे बिकॉज हमें वहां पे वैल्यू ग्रोथ दिखाई पड़ेगा। बट मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया था कि हमारा एफआई 26 के बाद में जो हमारा एक्चुअल मार्जिन रहेगा, EBITDA मार्जिन 7 to 8% के आसपास में रहेगा एंड पैट मार्जिन हमारा समथिंग लगभग 4% के आसपास में रहेगा। एंड साथ में मैनेजमेंट ने भी बताया था कि इनकी जो करंट एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है, यू कैन से मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, उसकी करंट कैपेसिटी है समथिंग 2700 केजी पर एनम के हिसाब से। एंड मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि उनकी जो 2 नई कैपेसिटी आएंगी, एक नवी मुंबई के अंदर वो लगभग 4000 केजी पर एनम की कैपेसिटी होगी एंड एक जयपुर के अंदर वो लगभग 1200 केजी पर एनम की कैपेसिटी होगी। तो इनका गाइडेंस था कि लाइक मुंबई वाली कैपेसिटी में भी एफआई 26 के एंड तक लाइव हो जाए एंड जो जयपुर वाली कैपेसिटी होगी वो लगभग इवन से मई जून 2026 के आसपास यहाँ पे लाइव हो सकती है। तो ये काइंड ऑफ गाइडेंस था इस कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ से एफआई 26 को लेके। अब एक बार देखते हैं कि इस कंपनी की मैनेजमेंट एक्चुअल में किस तरह से डिलीवरी करी है, ताकि हमें पता लगे जो इनका गाइडेंस था उसको यहाँ पे लोग अच्छे से अचीव कर पाए हैं या फिर अचीव नहीं कर पाए हैं। तो कंपनी की मैनेजमेंट ने जो लेसन शेयर करी है उसको एक बार मैं यहाँ पे प्रेजेंट कर देता हूँ और एक बार बेटर क्लैरिटी के रूप में डिस्कस कर लेते हैं। तो बात करते हैं स्पेसिफिकली फर्स्टली क्वार्टर 4 के बारे में, क्वार्टर 4 एफआई 26 के बारे में। तो लास्ट ईयर इनका रेवेन्यू था समथिंग 300 करोड़ रुपए के आसपास में। इस साल जो क्वार्टर 4 में रेवेन्यू अचीव किया समथिंग समथिंग 659 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू अचीव किया, मतलब रेवेन्यू के अंदर लगभग 122% के आसपास में यहाँ पे ग्रोथ दिखाई पड़ रही है। बात कर लें एबिटा मार्जिन के पर्सपेक्टिव से, तो इनका एबिटा मार्जिन इस साल यहाँ पे लगभग 10% का आया है। अगेन रीजन वही है, जो इनको इन्वेंट्री गेन मिला है, जो इन लोगों ने रो गोल्ड परचेज किया था आईपीओ के अमाउंट से, उसके यहाँ पे इनकी सेल्स हुई है जिसकी वजह से इनको इन्वेंट्री गेन मिला है। तो यहाँ पे साफ-साफ एबिटा मार्जिन उसी कारण यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बात करें प्रॉफिटेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से, तो लास्ट क्वार्टर 4 में प्रॉफिट था 9 करोड़ रुपए का। इस साल प्रॉफिट आया समथिंग 52 करोड़ रुपए का, मतलब प्रॉफिट के अंदर तो बहुत ज्यादा ग्रोथ दिखाई पड़ रही है, लगभग 465% के आसपास में। ऑल दिन लोगों ने अपना जो मेथड है, अकाउंटिंग मेथड है, उसको चेंज कर दिया है। पहले ये लोग फीफो मेथड यूज करते थे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला इन्वेंटरी मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से। अभी ये लोग वेटेड एवरेज कॉस्ट वाला मेथड यूज कर रहे हैं। तो जो इनका नया मेथड आया है वेटेड एवरेज कॉस्ट वाला, उसके बाद में आप देखोगे तो इनका वाई एंड वाई प्रॉफिट उतना अच्छे से ग्रोथ करता हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा। तो हमने बात करी इनके क्वार्टर 4 के नंबर्स के बारे में। एक बार देखते हैं वॉल्यूम के पर्सपेक्टिव से, देख लेते हैं कि वॉल्यूम में यहाँ पे किस तरह की ग्रोथ आई है। तो लास्ट क्वार्टर 4 में लोगों ने वॉल्यूम प्रोसेस किया था 370 केजी के आसपास का। इस साल क्वार्टर 4 में वॉल्यूम प्रोसेस किया 463 केजी का, मतलब वॉल्यूम के अंदर यहाँ पे साफ-साफ लगभग 25% के आसपास में ग्रोथ होती हुई यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। एंड यदि बात करें डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में, तो इनका मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस क्वार्टर 4 के अंदर डोमेस्टिक लिया है, बिकॉज़ आपको तो पता ही है लाइक क्वार्टर 4 के जो 2 महीने हैं आपका फरवरी, आप ये कह सकते हो पूरा मार्च का महीना यहाँ पे पास आउट ही हो गया, तो इंटरनेशनल बिजनेस इनका यहाँ पे अच्छा खासा डेवलप नहीं हुआ है। यदि बात करें फुल ईयर के पर्सपेक्टिव से कि एफआई 25 से एफआई 26 के अंदर इनका बिजनेस ग्रोथ यहाँ पे किस तरह का दिखाई पड़ रहा है, तो लास्ट इनका रेवेन्यू था समथिंग 1100 करोड़ रुपए का। इनका गाइडेंस था 1800 से 2000 करोड़ रुपए के बीच का।
इन लोगों का एक्चुअल जो रेवेन्यू आया है FY26 में समथिंग 2018 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आया है। मतलब वाई एंड वाई 82% से इनका रेवेन्यू ग्रोथ किया है। बात करें एबिटा मार्जिन के पर्सपेक्टिव से, तो इनका FY26 का ओवरऑल एबिटा मार्जिन रहा है समथिंग समथिंग 9.86% के आसपास में। एंड इनका जैसे आप देख पा रहे हो ना कि FY25 में इनका एबिटा मार्जिन कितना था 8.13% के आसपास में, बिकॉज उस टाइम पे इन लोगों ने ऐसे कोई रो गोल्ड परचेज नहीं किया था, बिकॉज आईपीओ तो इनका जुलाई 2025 में आया है, मतलब FY26 के अंदर आया है। तो लास्ट ईयर के जो इनके एबिटा मार्जिन थे FY25 को समथिंग 8% के आसपास में है, और यही मैनेजमेंट की गाइडेंस है कि FY27 ऑनवर्ड्स हमारा एबिटा मार्जिन समथिंग 8% के आसपास में रहेगा, पैट मार्जिन 4% के आसपास में रहेगा। बात करें प्रॉफिटेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से, तो लास्ट ईयर इनका प्रॉफिट समथिंग 54 करोड़ रुपीस का था, इस साल FY26 में प्रॉफिट आया समथिंग 140 करोड़ रुपए का। तो हमें प्रॉफिट के अंदर भी अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। रीजन यही है कि इनका पैट मार्जिन 7% रिपोर्ट हुआ है, वही जो इन्वेंटरी गेन इनको मिला उसके कारण से। तो हमने काइंड ऑफ जो इस कंपनी का यू कैन से नंबर्स थे क्वार्टर 4 के FY26 के साथ में इनका होल ईयर FY26 को डिस्कस करने की कोशिश करी है। एक बार कुछ बाकी के और पैरामीटर्स हैं उनको भी एक बार डिस्कस करने की कोशिश कर लेते हैं, जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में मैनेजमेंट यहाँ पे प्रेजेंट करे हैं। यस, इनकी करंटली जो कैपेसिटी थी जो FY26 में लाइव थी, वो सिंगल कैपेसिटी थी मुंबई वाली, वो लगभग 2700 केजी पर एनम की कैपेसिटी थी। तो इन लोगों का जो इन लोगों ने क्वार्टर 4 के अंदर वॉल्यूम इन लोगों ने जो यहाँ पे प्रोसेस किया समथिंग समथिंग 460 केजी के आसपास में, कह सकते हो लास्ट क्वार्टर में 500 समथिंग केजी था। तो ये कह सकते हो कि 500 केजी के आसपास क्वार्टरली ये लोग वॉल्यूम प्रोसेस कर रहे हैं। तो समथिंग समथिंग करंट कैपेसिटी का आप ही कह सकते हो कि 4 क्वार्टर करें तो 2000 केजी के आसपास का वॉल्यूम प्रोसेस करें, तो कह सकते हो लगभग 65% के आसपास में वाली कैपेसिटी यहाँ पे यूटिलाइज हो रही है। मतलब यदि गोल्ड के प्राइसेस नहीं बढ़ते तो डेफिनेटली ये वाली कैपेसिटी यहाँ पे पूरी खप जाती है, पूरी यूटिलाइज हो जाती है। बट जब गोल्ड के प्राइसेस बढ़ गए हैं तो वैल्यू ग्रोथ इनको ज्यादा मिल गया है, जिसकी वजह से इनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लगभग 65% के आसपास में ही रहा है। तो काइंड ऑफ हमने डिस्कस करने की कोशिश करी, और देखें यदि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में, तो होल FY26 के अंदर इंटरनेशनल बिजनेस इनका 4% कंट्रीब्यूट किया है, एंड इनका जो डोमेस्टिक बिजनेस है लगभग 96% के आसपास में यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। तो काइंड ऑफ ये हमने डिस्कस करे कंपनी के FY26 के रिजल्ट के बारे में, कुछ रिटर्न रेशियोज के पर्सपेक्टिव से भी बात कर लेते हैं। तो इनका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो लाइक FY25 तक 46% के आसपास में था, जैसे इन लोगों ने आईपीओ से पैसा रेज किया, जिससे इनका नए शेयर्स इश्यू हुए, जिसकी वजह से इनका इक्विटी कैपिटल बढ़ा, और इनका रिटर्न ऑन इक्विटी घट के कितना हो गया 38% के आसपास में। डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो इन लोगों ने जो आईपीओ से पैसा रेज किया था उसका यूटिलाइजेशन किया इन लोगों ने डेट रिडक्शन के अंदर, तो करंट लेंज उनका डेट टू इक्विटी रेशियो दिखाई पड़ रहा है 0.36 के आसपास में। तो यहाँ पे एक अच्छी बात दिखाई पड़ रही है कि इन लोगों ने अपना जो डेट टू इक्विटी रेशियो इसको यहाँ पे बहुत ज्यादा इंप्रूव कर लिया है। तो हमने डिस्कस करें कि FY26 के नंबर, साथ में ही हमने ये कोशिश करी जानने की कि जो मैनेजमेंट की गाइडेंस थी क्या उसको अचीव किया, तो साफ साफ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि मैनेजमेंट का जो गाइडेंस था FY26 को लेके उसको यहाँ पे इजीली इन लोगों ने अचीव कर लिया है। अब एक बार देखते हैं जो मैनेजमेंट की तरफ से अर्निंग कॉल हुई है, जो कॉन कॉल हुई है, उसके अंदर मैनेजमेंट ने अपने फ्यूचर बिजनेस एक्सपेंशन को लेके क्या-क्या पॉइंट्स रखे हैं। तो फर्स्ट तो पॉइंट यही था कि लाइक मैनेजमेंट ने बताया कि यार हम लोग अभी तक फीफो मेथड यूज करते थे हमारी इन्वेंटरी मैनेजमेंट, इन्वेंटरी अकाउंटिंग के रूप में। अभी हम लोगों ने यू कैन से डब्ल्यूएसी मेथड जो होता है वेटेड एवरेज कॉस्ट वाला, कि उस साल के अंदर यू कैन से कितना हमने परचेज किया, कितना हमने सेल किया, उसका डिफरेंस हमारा एक यू कैन से हमारा ग्रॉस अमाउंट बनेगा, मार्जिन का अमाउंट बनेगा, वाला मेथड यूज इन लोगों ने करना स्टार्ट किया है। बिकॉज़ जो फीफो मेथड होता था उसके अंदर काफ़ी फ्लक्चुएशन होगा, तो उनके एबिटा मार्जिन काफ़ी फ्लक्चुएट करेंगे। तो हाँ, यदि डब्ल्यूएसी मेथड यूज़ करेंगे तो डेफिनिटली इनका यू कैन से एबिटा मार्जिन उतना फ्लक्चुएशन शायद नहीं आएगा FY27 के अंदर। तो बात करें सेकंड पॉइंट के बारे में कौन-कौन का, तो सेकंड पॉइंट था कि भाई आपका जो कैपेसिटी आने वाले थे FY26 के अंदर, एक नवी मुंबई वाला 4000 केजी पर एनम वाला, उस पे क्या स्टेटस है, और जयपुर वाली कैपेसिटी पे क्या स्टेटस है। तो इनका कहना है कि जो हमारी मुंबई वाली कैपेसिटी है जो नई आने वाली थी 4000 केजी पर एनम वाली, उसमें से हमने उसको कैपेसिटी को लाइव कर दिया है। उसमें से फर्स्टली फेज 1 के अंदर हम लोग 1000 केजी पर एनम का प्रोसेस करना ही स्टार्ट करेंगे, बिकॉज़ अभी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, गोल्ड की प्राइसेस बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट हो गई है। तो हमारे लिए मतलब उतना पूरा यूटिलाइज करना मतलब बनेगा भी नहीं, बिकॉज़ उतना रेवेन्यू भी नहीं है कि हम लोग 4000 केजी को पूरा यूटिलाइज कर पाएँ। बात करें जयपुर वाली फैसिलिटी के बारे में, तो मैनेजमेंट का कहना था कि मई में लाइव होने वाली थी, बट इसको हम लोग अभी लाइव करेंगे, आपका यू कैन से सितंबर अक्टूबर के अंदर ही जाके लाइव हो जाएगी। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि जो हमारी नॉर्थ में कैपेसिटी आ रही है जयपुर के अंदर, उससे हम लोग नॉर्थ इंडिया के जो बिज़नेसेस हैं, जो ज्वेलर्स हैं, उनको टारगेट करेंगे, और हमारा यू कैन से रेवेन्यू शेयर मल्टीपल नॉर्थ इंडिया के ज्वेलर्स से इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये कैपेसिटी को लेके मैनेजमेंट की गाइडेंस थी, और हाँ, ये भी है कि जब तीनों कैपेसिटी लाइव हो जाएंगी तो इनकी जो टोटल कैपेसिटी हो जाएगी अक्टूबर के महीने के बाद में, अक्टूबर FY26 के बाद में, अक्टूबर 2026 के बाद में, तो इनका टोटल कैपेसिटी बनेगा 7900 केजी पर एनम के हिसाब से, मतलब एक अच्छी खासी कैपेसिटी हो जाएगी। एंड जब इनसे पूछा गया कि यदि आपकी जो टोटल कैपेसिटी बनेगी 7900 केजी पर एनम के हिसाब से, यदि आपकी पीक कैपेसिटी जब यूटिलाइज हो रही होगी आज से 3, 4, 5 साल बाद में, तो उस टाइम पे आप कितना रेवेन्यू अचीव कर सकते हो?
तो मैनेजमेंट ने कहा उस टाइम हम लोग लगभग 11,500 करोड़ 11,500 करोड़ से 12,000 करोड़ रुपीस तक का रेवेन्यू अचीव कर सकते हैं। एक अच्छी बात है। मतलब यदि आपके पास इतना पोटेंशियल आ गया कि लोग 12,000 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू 4% यदि मैं पैट मार्जिन लगाऊं, वो भी लाइक जो गोल्ड की प्राइसेस थी करंट लेवल पे स्टेबल रहती है, उस केस की बात कर रहा हूं। तो इनका पैट कितना बन सकता है 4-5 साल बाद में? लगभग आपका लगभग 480 करोड़ रुपए के आसपास में। एंड करंट पैट कितना था एफआई 26 का? 140 करोड़ रुपए के आसपास में। तो इनके पास नेक्स्ट यू कैन से 4-5 साल के अंदर में प्रॉफिट को लगभग 3x करने की प्रोबेबिलिटी है, इनके पास कैपेसिटी है। तो हमने बात करी कैपेसिटी के पर्सपेक्टिव से। अब इनसे पूछा गया कि आप लोग अपना एफवाई 27 को लेके बिजनेस ग्रोथ करने का गाइडेंस किस तरह से दे रहे हो? मतलब किस तरह से वॉल्यूम ग्रोथ करोगे? किस तरह से आपका बिजनेस का गाइडेंस है? तो लोगों ने पहले गाइडेंस दिया था लगभग 3,000 करोड़ से 3,200 करोड़ रुपए का रेवेन्यू अचीव करने का, उसको थोड़ा अपवर्ड रिवाइज कर दिया है। इन लोगों ने एक रेंज दी है कि हमारा जो एफवाई 27 का एक्सपेक्टेड रेवेन्यू रहेगा समथिंग समथिंग 3,000 करोड़ रुपए से 3,500 करोड़ रुपए के आसपास का रहेगा। वॉल्यूम ग्रोथ वही समथिंग 30% के आसपास का बताया एंड वैल्यू ग्रोथ ऐड होने के बाद में दे आर एक्सपेक्टिंग हमारा रेवेन्यू 3,000 करोड़ से 3,500 करोड़ रुपए के आसपास में यहाँ पे दिखाई पड़ सकता है एफवाई 27 के अंदर। और वही पैट मार्जिन का गाइडेंस वही 4% के आसपास का है एंड साथ में बोला इबिटा मार्जिन लगभग यू कैन से 7-8% के आसपास में हमारे रहेंगे। इन लोगों ने एक और चीज अच्छा स्टार्ट किया है, इन लोगों ने अपने नए प्रोडक्ट्स की लाइन ऐड करना स्टार्ट कर दिया, लाइक ब्राइडल ज्वेलरी टाइप ऑफ, जहाँ पे अच्छा खासा स्टड रेशियो रहता है। तो इनका कहना है कि लाइक हमारा जो ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसके अंदर करंटली स्टड रेशियो लगभग 30% के आसपास में है, जो हमें बेटर मार्जिन देता है। बिकॉज जो प्लेन गोल्ड ज्वेलरी होती है उससे हमारा मार्जिन कम बनता है, लगभग यू कैन से बिलो 4% बनता है। जबकि जो हमारी ब्राइडल ज्वेलरी है, ज्यादा स्टड रेशियो वाली ज्वेलरी है, उससे हमारे पैट मार्जिन ज्यादा बनते हैं। तो ओवरऑल हमारा पैट मार्जिन लगभग 4% के आसपास में यहाँ रहने की यहाँ पे उम्मीद है काइंड ऑफ करके। तो ये था इनका कॉनकॉल का हाइलाइट। साथ में इनसे पूछा गया जो आपका दुबई ऑफिस था वो कब ऑपरेशनलाइज होगा? तो मैनेजमेंट का कहना है कि लाइक हमने सारी चीज सेटअप कर दी है। जैसे ही जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है वेस्ट एशिया के अंदर, वो जैसे शांत हो जाएगी, हम लोग तुरंत उस ऑफिस को यहाँ पे हमारा इंटरनेशनल एक्सपेंशन बढ़ाएंगे कि हम लोग इंटरनेशनल बिजनेस से लगभग 10% के आसपास का रेवेन्यू यहाँ पे अचीव करना चाह रहे हैं। एक चीज यहाँ पे मैनेजमेंट ने भी बताई है कि करंटली हमारा जो डेट टू इक्विटी रेशियो 0.36 के आसपास में है, इसको हम लोग यू कैन से मैक्स टू मैक्स 1 के आसपास तक ले जा सकते हैं हमारे यू कैन से फुल बिजनेस मोमेंटम के अकॉर्डिंगली, बट इसको उससे ऊपर नहीं लेके जाएंगे। एक यहाँ पे मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे इस कॉन कॉल में लगी, मैनेजमेंट ने बोला कि हमने यहाँ पे कोई भी इन्वेंट्री हेज नहीं कर रखी है। मैनेजमेंट यहाँ पे साफ-साफ बोल रहा है कि वी आर एक्सपेक्टिंग कि गोल्ड के प्राइसेस और ऊपर जाएंगे, तो हम लोग यहाँ पे कोई इन्वेंट्री हेज नहीं कर रहे हैं। मतलब इनके पास करंट इन्वेंट्री पड़ा है लगभग 500 केजी के आसपास का, 600 केजी के आसपास का, वो हेज नहीं है। तो यदि गोल्ड के प्राइसेस ऊपर जाएंगे तो उनको फिर से वैल्यू ग्रोथ मिलेगा। जो EBITDA मार्जिन का लाइक एफआई 26 के अंदर अच्छा खासा रिपोर्ट हुआ कुछ-कुछ क्वार्टर के अंदर, देयर इज पॉसिबिलिटी गोल्ड के प्राइसेस और ऊपर जाते हैं, तो इनको इन्वेंटरी गेन और मिलेगा। बट एक चीज याद रखना, यदि गोल्ड के प्राइसेस यहाँ से गिर जाते हैं मीनिंगफुली 20%, 30%, 40% के आसपास में, तो इनको ये चीज नेगेटिव प्ले हो सकती है। बिकॉज़ जो हमने जो डिस्कस किया बाकी ज्वेलरी कंपनीज के बारे में, लाइक हमने स्काई गोल्ड के बारे में डिस्कस किया, टाइटन के बारे में डिस्कस किया, कल्याण ज्वेलर्स के बारे में डिस्कस किया, पीएनजी के बारे में डिस्कस किया। सब लोग यहाँ पे अपना जो हेजिंग रेशियो है लगभग 70-80% के आसपास लेके चलते हैं। बट शांति गोल्ड वाले केस के अंदर हेजिंग परसेंटेज बिल्कुल 0% है। इसके अंदर ये लोग मतलब काइंड ऑफ वो चीज थोड़ा स्पेकुलेटिव लगता है कि यार आप तो यहाँ पे गोल्ड प्राइसेस को स्पेकुलेट कर रहे हो कि गोल्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे तो हमें वैल्यू गेन मिलेगा। बट ठीक है, मतलब इसमें हम लोग मतलब अच्छा तो नहीं है बिजनेस के पर्सपेक्टिव से, बिकॉज आपका जो फिर जो प्रॉफिट की ग्रोथ आएगी वो आपके इन्वेंट्री गेन की वजह से आएगी, ना कि आपके ऑपरेशनल बिजनेस के कारण। वो यू कैन से एक एज ए बिजनेस के पर्सपेक्टिव से, एक इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से वो बिजनेस थोड़ा सही नहीं लगता। यदि आप अच्छा खासा इन्वेंट्री हेजिंग करोगे तो इन्वेस्टर का भी वहां पे एक बढ़िया इंटरेस्ट रहेगा और एक बढ़िया कॉन्फिडेंस रहेगा कि यहाँ पे जब गोल्ड के प्राइसेस फ्लक्चुएट करेंगे तो आपके प्रॉफिटेबिलिटी पे, आपके इबिटा मार्जिन पे, आपके पैट मार्जिन पे ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा। तो जब हेजिंग नहीं होती है तो वहां पे फ्लक्चुएशन आने की पॉसिबिलिटी बन जाती है, इबिटा मार्जिन पे भी, पैट मार्जिन पे भी। तो ये फैक्टर आपको यहाँ पे कंसिडर करके चलना पड़ेगा आपके थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग। यदि आपको इस कंपनी को वॉच लिस्ट में अपना ऐड करना है, उस वाले केस की बात यहाँ पे मैं करने की कोशिश किया हूँ। अब बात करते हैं इस कंपनी को थोड़ा वैल्यूएशन एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से किस तरह से दिखाई पड़ता है। तो आपको पता होगा कंपनी का जो करंट मार्केट कैप है लगभग 1650 करोड़ रुपए के आसपास में है। एफवाई 26 का पैट अमाउंट था 140 करोड़ रुपए के आसपास में। मैनेजमेंट के गाइडेंस से एफवाई 27 के लिए समथिंग 3000 करोड़ से 3500 करोड़ रुपए के बीच में। पैट मार्जिन गाइडेंस है 4% के आसपास में। तो उनका जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अमाउंट बनेगा एफवाई 27 का वो लगभग बनेगा आपका लगभग 120 से 140 करोड़ रुपए के आसपास में। मतलब यदि यहाँ से इन्वेंट्री गेन नहीं होता इस कंपनी को, गोल्ड की प्राइसेस और नहीं ऊपर दौड़ते हैं, उस वाले केस के अंदर शांति गोल्ड को यहाँ पे फ्लैट काइंड ऑफ प्रॉफिट दिखेगा एफआई 27 के अंदर। मतलब एफआई 26 के कंपैरिजन में एफआई 27 के अंदर प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ वहां पे उतनी दिखाई नहीं पड़ेगी। ऑल्दो रेवेन्यू यहाँ पे लगभग 50, 60, 70% से ग्रोथ हो सकता है, जबकि प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर शायद ग्रोथ दिखाई नहीं पड़े यदि गोल्ड के प्राइसेस यहाँ से ऊपर
नहीं जाते हैं तो, और यदि गोल्ड के प्राइसेस जहाँ से गिर जाते हैं 15%, 20%, 25%, उस वाले केस के अंदर इनको हो सकता है पैट मार्जिन पे और डेंट लग सकता है। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा रिस्क मेरे को ये दिखाई पड़ता है। बट हाँ, यदि कंसिडर करें कि गोल्ड के प्राइसेस यहाँ से ऊपर-नीचे नहीं भागेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट रहते हैं, उस वाले केस के अंदर प्रॉफिट में भी 130-140 करोड़ का बन सकता है FY 27 का। बिज़नेस की ग्रोथ रेट यू कैन से आपका लगभग बनेगा 60% के आसपास का। तो जो फॉरवर्ड पी रेशियो बनेगा, तो करंट मार्केट कैप के अंदर वही जो करंट प्रॉफिट का डिवाइड करें तो फॉरवर्ड पी रेशियो वही निकल के आएगा लगभग 12 के आसपास में। यदि 60% की बिज़नेस ग्रोथ रेट है FY 27 के लिए, तो फॉरवर्ड पैक बनेगा आपका 0.2 0.25 के आसपास में। तो ठीक है, आप देख लो कि यार FY 27 इस कंपनी के लिए मेबी रेवेन्यू ग्रोथ तो लेके आएगा अच्छा खासा, बट प्रॉफिट की ग्रोथ रेट शायद यहाँ पे लेके नहीं आएगा। वो फैक्टर आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। बिकॉज़ मतलब नॉर्मली आपने देखा ही होगा कि जिन कंपनीज़ के ठीक है, अच्छी खासी बात है, रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है 60-70% से, दैट्स ग्रेट थिंग, बट प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर भी ग्रोथ चाहिए। बट यदि गोल्ड के प्राइसेस और ऊपर भाग जाएँगे, उस वाले केस के अंदर में भी यहाँ पे कंपनी प्रॉफिट के अंदर यहाँ पे ग्रोथ रिपोर्ट कर सकती है। तो ओवरऑल ये मैंने यू कैन से शांति गोल्ड को लेके पूरा बिज़नेस के पर्सपेक्टिव से एंड लास्ट लाइक वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से मेरा एनालिसिस आपको देने की कोशिश करी है। जिसमें एक पर्सपेक्टिव मैंने आपको दिया है, ये मेरी तरफ से कोई स्टॉक रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना एंड जो आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं, उनसे डिस्कस करके डिसाइड करना कि आपको इस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट का पार्ट बनाना है या फिर पार्ट नहीं बनाना है। बिकॉज़ मैं बारी-बारी से आप लोगों को कहता रहता हूँ कि बिकॉज़ मैं बारी-बारी से आप लोगों को कहता रहता हूँ कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, सो आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू गिव एनी स्टॉक रिकमेंडेशंस। मेरा बस केवल इतना ही टारगेट होता है कि मैं आप लोगों को इतना सिखा दूँ, इतना समझा दूँ, आप लोग भी सीख जाओ और एज़ ए इंडिपेंडेंट ग्रोथ इन्वेस्टर बन के खुद के पोर्टफोलियो के डिसीजन इंडिपेंडेंटली खुद से ले पाओ। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपके कोई डाउट्स हैं, क्वेरी है, तो चैट सेक्शन के अंदर या फिर कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हो। डेफिनिटली मैं वहाँ पे एक बार रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो आपके डाउट्स है शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।